हाय, वेलकम बैक टू इकोनलैंड एकेडमी। आज की इस वीडियो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे, मीन, मीडियन, मोड। और इन क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो रहेगा इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अब ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं बैठ के, फॉरेन ऑथर्स पढ़ते हैं। पर एग्जामिनेशन लाइक पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स या फिर KVS, NVS, ठीक है, UGC नेट या सेट के एग्जामिनेशन जैसे हो गए, तो वहाँ पे हमसे बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं जिनका हमको नहीं पता होता। तो उसके लिए सीरीज बनाई हुई है, इजी टू मॉडरेट पहले क्वेश्चन रहेंगे। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो 40 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमैटिकली कलेक्टेड, ए सिंगल एवरेज वैल्यू, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ओनली, ए ग्राफिकल टेक्निक ओनली। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमैटिकली कलेक्टेड। ठीक है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को हम डिफाइन करते हैं कि ये बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको एक सिस्टमैटिकली तरीके से कलेक्शन किया जाता है, अरेंज किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले। अब पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो मेजर है वो सेंट्रल टेंडेंसी से नहीं है। ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन सी मोड, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो एक सेंटर के अराउंड होती हैं। ठीक है, जैसे कि मीन हो गया, मोड हो गया, उससे हम एवरेज का पता करना चाहते हैं। जो एवरेज, जिस चीज़ से हमारे को एवरेज का पता चलता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो मीन से भी एवरेज पता करते हैं, मीडियन से भी और मोड से भी। पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इससे हम एवरेज नहीं पता करते, इससे हम क्या पता करते हैं? डिस्पर्जन, या फिर उस वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन का हम यूज़ करते हैं डिस्पर्जन या फिर वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए। बाकी तीनों मेथड क्या हो गए आपके? सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए डाटा सेट इज कैलकुलेटेड एज। अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है? सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज n। ओके, मिडिल वैल्यू को हम बोलते हैं मीडियन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इसको हम बोलते हैं मोड, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है अपना? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, जो मान लो कि आपके डाटा पॉइंट में बहुत ही बड़ी वैल्यू आ गई है या फिर बहुत ही छोटी वैल्यू आ गई है कोई, तो उसकी वजह से कौन सा मेजर जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा? मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, या फिर ज्योमेट्रिक मीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक मीन। क्यों इफेक्ट होता है अर्थमेटिक मीन से? क्योंकि अर्थमेटिक मीन में हम सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको इंक्लूड करते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू है वो भी उसमें इंक्लूड हो रही है, बहुत छोटी वैल्यू है वो भी उसमें इंक्लूड हो रही है। मीडियन में और मोड में हम सारी वैल्यूज़ को नहीं लेते। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अर्थमेटिक मीन, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। नेक्स्ट इज द मीडियन ऑफ ए डाटा सेट इज डिफाइंड एज। मीडियन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज, ऑप्शन नंबर बी, द वैल्यूज दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, द मिडल वैल्यू व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी इज द रेंज ऑफ द डाटा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मिडल वैल्यू को हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, याद रखना है आपने, मिडिल वैल्यू को क्या बोलते हैं? मीडियन, जब हम डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट इज
फॉर एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन द मीडियन इज कैलकुलेटेड एज। अब इवन नंबर क्या होते हैं आपके? इवन नंबर्स आर लाइक 2, 4, ठीक है, 8, 6, ऐसे उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। अब जब भी आपके पास इवन नंबर की ऑब्जर्वेशन होगी एन में, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? n/2 और n/2+1 का एवरेज, वैल्यू ऑफ n/4, लास्ट वैल्यू इन द सीरीज। तो बेसिकली फॉर्मूला पूछा गया आपको, बेसिक फॉर्मूला मीडियन कैलकुलेट करने का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो n/2 एंड n+1/2, ठीक है। इस दो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, जो भी वैल्यूज़ आएंगी, दो मान लो 3 एंड 4, आप क्या करोगे? उसका एवरेज कर दोगे, अर्थमेटिक मीन कर दोगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ गया? मीडियन। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज मिडल वैल्यू, अर्थमेटिक एवरेज, द वैल्यू दैट अकर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या फिर सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय n। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द वैल्यू दैट अकर्स विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं मोड, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन विद टू मोड्स। जिस डिस्ट्रीब्यूशन के दो मोड्स होंगे, मान लो कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके दो मोड्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बाई मॉडल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? यूनी मॉडल। यूनी का मतलब होता है वन, जैसे यूनिसाइकिल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो उसका क्या है? एक ही पहिया होता है। बाई मॉडल, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, नॉन मॉडल मतलब कोई मोड नहीं है, ठीक है। तो इसको सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाई मॉडल। नेक्स्ट इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड फॉर ए मॉडरेटली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो ये कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? ऑप्शन नंबर ए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको आपको याद करना पड़ेगा, और इट इज़ बेस्ड ऑन कार्ल पियर्सन अप्रोक्सीमेशन, मतलब अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, इसलिए इसने डेफिनेशन में लिखा हुआ है द मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी डिटर्मिन्ड ग्राफिकली, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्राफिकली किसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजिंग एन ओजाइव। एक होता है मोर देन ओजाइव, ओजाइव में दो होते हैं, मोर देन ओजाइव, एक होता है लेस देन ओजाइव, ठीक है। मोर देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव, दो कर्व्स होती हैं। जहाँ पे दो कर्व्स आपस में मिलती हैं, वहाँ पे हमारे को एक सेंट्रल टेंडेंसी मिलती है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, मीन मिलता है, मीडियन मिलता है, मोड मिलता है, या फिर ज्योमेट्रिक मीन मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। जहाँ पे दो कर्व्स जो हैं, मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव आपस में मिलेंगी, वो हमको क्या देंगी? मीडियन, ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द ज्योमेट्रिक मीन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एवरेजिंग। ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए सबसे अच्छा होता है? रेशो रेट्स एंड परसेंटेजेस के लिए, सिंपल काउंट ऑफ आइटम के लिए, नॉमिनल कैटेगोरिकल डाटा के लिए, या फिर डाटा विद नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे भी रेशो, रेट्स या परसेंटेज लिखा होगा, वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। Next is which measure of central tendency cannot be calculated if any values in the data set is 0 और negative। मान लो कि कोई वैल्यू 0 है या फिर कोई वैल्यू -1 है डाटा सेट में आपके, तो कौन सा मेजर है जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ही नहीं करेगा इनमें से, चार में से? अर्थमेटिक मीन, जो मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, या फिर मोड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पावर रेज करते हैं 1 बाई समथिंग। मान लो कि आपको दो डेटा सेट है, आपके पास दो नंबर्स हैं 2 एंड 4, तो पावर रेज करेंगे 1/2, ठीक है। 2 × 4 अंडर रूट, ऐसा होता है ना। तो आपको पता होगा बेसिक मैथमेटिक्स में कि अंडर रूट के अंदर हम कभी भी 0 या फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसको मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि रियल नहीं होते। तो एक होता है रियल नंबर जो हम यूज़ करते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो
ये सिचुएशन ना है, इसलिए हम ज्योमेट्रिक मीन में कभी भी ज़ीरो या फिर नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल नहीं लेंगे। ज़ीरो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई में है, सारी आइटम ज़ीरो हो जाएगी आपकी, ठीक है। और नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द हार्मोनिक मीन इज मोस्ट सूटेबल फॉर एवरेजिंग। हार्मोनिक मीन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके लिए सूटेबल होता है? स्पीड, रेट और रेशो के लिए, सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए, नॉमिनल डाटा के लिए, या फिर एक्सट्रीमली स्क्वीड डाटा विद आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब वही जी कि बहुत ज़्यादा बड़ी आइटम्स है या फिर ज़्यादा बड़ी होगी या फिर बहुत ज़्यादा छोटी आइटम्स है आपके डेटा सेट में, उसको हम बोलते हैं आउटलायर्स, मतलब जो अलग ही चल रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीड, रेट, रेशो। इस केस में भी हम क्या यूज़ करते हैं? हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब बाइक के क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जामिनेशन में कि कोई बाइक जो है इतनी स्पीड से जा रहा है, आते टाइम इतनी स्पीड से आएगा, तो आप कैलकुलेट करो कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो उस समय आप एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? हार्मोनिक मीन की सहायता से। नेक्स्ट इज रेंज एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्या है? जो हमारे को दूरी बताएगा, ठीक है, डाटा की। इज कैलकुलेटेड एज रेंज, जो हम मेजर है हमारा डिस्पर्जन का, कैसे कैलकुलेट होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट इज क्वार्टल डेविएशन। क्वार्टल डेविएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ए इज Q3 माइनस Q1, Q3 के थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल। Q1 क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर आपको मैं डाटा की सहायता से बताऊं तो फर्ज करो कि आपके पास ये सीरीज़ है, ठीक है। आपके यहाँ पे 3 क्वार्टल्स बनेंगे, Q1, Q2, Q3। जो Q2 होगा आपका, उसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है जी। और Q1 और Q3 की सहायता से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपको बताना है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, या फिर Q2 माइनस Q1। आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, Q3 थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइड बाय 2। ये क्या हो गया हमारे पास? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। ओके, एक और बात, अगर क्वार्टाइल डेविएशन की हम बात करें तो इसके पास कितना डाटा होता है? 50% ऑफ द डाटा। क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया ना, ये 2 पॉइंट्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कितना बच गया? 25%। ये कितना बच गया? 25%। यहाँ भी 25, यहाँ भी 25% डाटा है, ठीक है। तो क्योंकि हम ये सारा डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं बीच वाला, तो हम बोलेंगे कि 50% डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, Q1 के लेफ्ट साइड में कितना डाटा बचा है? 25। Q3 के राइट साइड में कितना डाटा बचा है? 25%, ठीक है। तो ऐसे आपको ये देखना है। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन या मीडियन, डेविएशन फ्रॉम द मोड, डेविएशन फ्रॉम द रेंज, ठीक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन या फिर मीडियन, ठीक। दोनों से हो सकता है। अगर अगर मीन से लिया हुआ है तब हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर मोड मीडियन से लिया हुआ है तब हम बोलेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मतलब दोनों से कैलकुलेट हो सकता है। फॉर्मूला क्या है? समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n। ये क्या है? मीन डेविएशन। यहाँ पे x बार मीन भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है, ठीक है। अगर मीन है तो हम बोलेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अगर मीडियन है तब हम बोलेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। आई होप ये क्लियर होगा आपको अभी। देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन, द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, the difference between the highest and lowest value, the middle value of square deviation।
इन चार में से कौन सी डेफिनेशन सही है? ऑप्शन नंबर बी की, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। सबसे पहले स्क्वायर डेविएशन निकाल लेंगे फ्रॉम मीन से, तो उसको क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूले की अगर बात करूं, डिनोट किया जाता है लोअर सिग्मा से, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन इसका अंडर रूट। ये क्या हमारा हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट इज वेरिएंस इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशनशिप होता है? वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। डी क्या है? वेरिएंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस का अंडर रूट। जैसे ही हम अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट उधर जाके क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूजेस ऑल ऑब्जर्वेशन। जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी में अभी पढ़ के हटे कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी जो सारे ऑब्जर्वेशन को यूज़ करता है, ऐसे ही हम करेंगे डिस्पर्जन में। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि रेंज में क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्टैंडर्ड क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है? Q3 माइनस Q1, मतलब थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल को हम ले रहे हैं, उसके बाहर की जो वैल्यूज़ है उसको छोड़ दिया, 50% वैल्यूज छोड़ दिए। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करेंगे? सारी वैल्यूज़ को लेके चलेंगे इकट्ठा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज प्राइमरली टू। कोफिशिएंट वेरिएशन का यूज हम क्यों करते हैं? टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, टू कंपेयर द रिलेटिव वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिफरेंट सीरीज, या फिर मेजर कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, या फिर कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या काम होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का काम होता है टू कंपेयर द रिलेटिव वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिफरेंट सीरीज। आपके पास कोई सीरीज ए है, कोई सीरीज बी है, आपने उन दोनों में क्या करना है? कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपेयर करना है कि कौन सी सीरीज जो है वो ज़्यादा वेरी कर रही है, वेरिएबल है, ज़्यादा बिखरी हुई है, ठीक है। मान लो कि कोई दो डेटा सेट है हमारे पास, ए और बी। एक डेटा सेट जो है वो पास पास है, दूसरा डेटा सेट जो है वो दूर दूर है। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे हम? यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज ए लोअर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंडिकेट। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हो, उसकी वैल्यू कम आए, तो उससे क्या पता चलता है? ग्रेटर रिलेटिव वेरिएबिलिटी, ग्रेटर कंसिस्टेंसी या लेस रिलेटिव वेरिएबिलिटी, हायर मीन वैल्यू पता लगती है, या फिर हायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज। तो इसका सही आंसर है ग्रेटर कंसिस्टेंसी या फिर लेस रिलेटिव वेरिएबिलिटी। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया वैसे ही बनाते हैं दो सीरीज को। तो सीरीज ए आपको पता है कि इकट्ठी है, मतलब डेटा पॉइंट जो है वो इकट्ठे इकट्ठे हैं सीरीज ए में, पर बी में क्या है? डेटा पॉइंट जो है वो बिखरे बिखरे हैं। तो दोनों में से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका लोअर होगा? सीरीज ए का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का ज़्यादा होगा, ए का कम होगा। इसी से हमारे को पता चलेगा कि कौन सी सीरीज में जो डेटा पॉइंट्स है वो कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डाटा। मतलब क्या है? ओरिजिनल डाटा आपको मान लो मीटर्स में है, तो डिस्पर्जन जो है वो भी आपकी मीटर में है। ऐसा कौन सा मेजर है जिसमें ये डिस्पर्जन का जो डाटा आया, मान लो एक्स वाई जेड, वो भी मीटर में ही आए या मीटर स्क्वायर में ना आए? समझ गए? तो कौन सा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। इसका सही आंसर है ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है? डिस्पर्जन में वही आपको यूनिट मिलेगा डाटा का जो ओरिजिनल डाटा का यूनिट है। अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, तो ये क्या होता है? यूनिट फ्री होता है। इसीलिए हम कंपेयर कर पा रहे हैं दो सीरीज़ को आपस में, क्योंकि मान लो कि एक सीरीज़ जो है वो मीटर में
दूसरी लीटर में है, तो ऐसे तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि सीरीज़ को कंपैरिजन कर सकें अगर उनके यूनिट डिफरेंट हैं तो भी। नेक्स्ट इज स्क्यूनेस. स्क्यूनेस इज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ डिस्पर्जन, द एक्सटेंट ऑफ asymmetry, lack of symmetry in the distribution, the average value of the data, या the number of modes in the data. तो क्या बताता है हमारे को स्क्यूनेस? स्क्यूनेस बताता है द एक्सटेंट ऑफ एसिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो स्क्यूनेस क्या होती है, जैसे ये एक सीरीज़ है, या फिर ये सीरीज़ है, या फिर ये सीरीज़ है, ठीक है. आपको दिख रहा होगा डाटा पॉइंट जो है अलग अलग तरीके से बिखरे हुए हैं, ठीक है. सीरीज ए में अलग है, बी में अलग है और सी में अलग है. इसको बोलते हैं स्क्यूनेस. पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, ये कैसी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है. नेक्स्ट इज इन ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर इज टिपिकली. अब इसको याद करने का एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ. मान लो कि आपके पास, आपने पेपर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है. अच्छा, आपको पूछा गया है पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड, ठीक है. पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड का मतलब क्या है? यहाँ नेगेटिव होता है डाटा का, यहाँ पॉजिटिव होता है. जैसे हम ग्राफ पेपर की बात करें तो पॉजिटिव की बात है, तो इसकी जो पूंछ होगी वो क्या करूँगा मैं, पॉजिटिव की साइड बना दूंगा. समझ रहे मेरी बात? तो ये क्या होगी मेरी पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट बात, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को जानना है मोड, मीडियन और मीन, ठीक है जी. मोड, मीडियन और मीन. हमेशा याद रखना मीडियन इज ऑलवेज इन मिडल. मीडियन क्या होता है? ऑलवेज मिडल में होता है, ठीक है. ये भी बात याद हो गई, ओके. अब एक और बात याद रखनी है, जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो कौन सी होती है? हमारी मोड. क्लियर है? मीडियन बीच में होगा, क्योंकि डाटा इस तरफ को बिखरा हुआ राइट साइड को, तो मीडियन इधर ही आएगा ना मेरा. देन हमारे पास मीन आएगा. क्लियर? अब ये मैंने डायग्राम बना दी. ऐसे ही आप नेगेटिव के केस में बना सकते हो, ऐसे ही आप सेम के केस में बना सकते हो. अगर आपको नहीं भी आता है ये क्वेश्चन, फिर भी आप इसको सोल्व कर सकते हो. रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है मतलब. तो अब आप इसमें से देख लो ऑप्शन. देखो एक सी ऑप्शन जो है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों डिफरेंट डिफरेंट जगह आ रहे हैं. अगर आप इसको ग्राफ पेपर की सहायता से देखो तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? मीन. उससे बड़ा, उससे छोटा कौन सा है? मीडियन. और सबसे छोटा क्या है? मोड. तो इसका सही आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे याद करना है, बस डायग्राम बनाओ पेपर पे और वहाँ से आप सॉल्व कर लो. बस ये याद रखना कि सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा मोड होती है. जैसा कि हमारे को पता है कि जो सीरीज़ में बार बार आए, सबसे ज़्यादा बार आए, उसको हम मोड बोलते हैं. और सबसे उसके मिडल में हमेशा मीडियन होता है. जैसे आप ये दो चीज़ें याद रखोगे, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो है वो सोल्व आउट कर सकते हो. देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इन ए परफेक्टली सिमेट्रिकल या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? बेल शेप होती है. ये इसका सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं मीन. अब दोनों तरफ से इक्वल है, तो फिर मोड कहाँ पे होगा? मोड कौन सा होता है? जो सबसे ऊपर है. मोड भी यही है जी. मीडियन क्या होता है? जो मिडल में होता है. अब आप देखोगे कि जो नेगेटिव वाले स्पेस में है वही पॉजिटिव, मतलब सेम ही चीज़ है दोनों साइड में, तो मीडियन भी कहाँ पे होगा? बीच में. इसी वजह से हम बोलते हैं मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट इज कर्टोसिस. कर्टोसिस क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है, पीकनेस होती है, फ्लैटनेस होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, रेंज होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर स्क्यूनेस होती है डिस्ट्रीब्यूशन की. तो इसको देखेंगे एक बार. क्या होती है? पीकनेस या फिर फ्लैटनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तीन तरह की होती हैं. ये सबसे बड़ी हो गई, देन एक मिडल में हो गई, फिर एक बना देते हैं हम बिल्कुल फ्लैट.
ठीक है जी, बिल्कुल फ्लैट। जो सबसे लंबी वाली है इसको हम बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। ठीक है, लेप्टोकर्टिक। जो सबसे फ्लैट है उसको बोलते हैं प्लेटो, प्लेट की तरह होती है, प्लेटोकर्टिक। और जो बीच में होती है उसको हम बोलते हैं मेसोकर्टिक। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? हमेशा मेसोकर्टिक होती है। नॉर्मल से कम है तो प्लेटोकर्टिक है, प्लेट की तरह है। और जो सबसे ऊंची है वो क्या है? लेप्टोकर्टिक। ये तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर्टोसिस बताता है हमारे को कि कौन सी मेसो है, कौन सी लेप्टो है और कौन सी प्लेटो है। नेक्स्ट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन मोर पीक्ड देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। इसका अपन जरा आराम से दे सकते हो। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल से ऊंची होती है, मोर पीक होती है, जिसमें पहाड़ होता है, जिसमें पूरा बना हुआ? प्लेटो, मेसो, लेप्टो या फिर बाइबोर्डर? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? लेप्टोकर्टिक। प्लेटो कौन सी होती है? प्लेट की तरह बिखरी हुई। मेसो कौन सी होगी? बीच में मिडल वाली। क्लियर? नेक्स्ट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैटर देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। अब इसका आंसर भी आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी, प्लेटोकर्टिक। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन। यूनिट फ्री होता है जो मेजर। रिलेटिव डिस्पर्जन मतलब एक दूसरे को देख के डिस्पर्जन का पता करना। ठीक है, और ये यूनिट फ्री मेजर है। कौन सा इनमें से? रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है या फिर मीन डेविएशन है? कौन सा मेजर इसमें से यूनिट फ्री है या फिर रिलेटिव डिस्पर्जन बताता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो हमने कुछ मिनट पहले ही देखा था। नेक्स्ट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल कोरस्पोंडेंट टू विच परसेंटाइल। इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। ये हमने बना दिए दो कर्व्स। ठीक है, पहले में हम क्वार्टाइल डिनोट कर लेते हैं। सबसे बीच में हो गया क्वार्टाइल 2, फिर इधर बना लेते हैं क्वार्टाइल 1, इधर बना लेते हैं क्वार्टाइल 3। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। ओके, अब आपने बताना है कि फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो कितने परसेंटाइल पे है। मैंने आपको पहले भी बताया था 25% इधर है, 25% इधर है। चार भागों में बांट दिया ना 100% को। 25% इधर है, 25% इधर है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। 10th है, 25th है, 50th है या फिर 75 है। सही आंसर है 25th परसेंटाइल, क्योंकि नीचे परसेंटाइल है 0 से लेके 100 तक। या फिर आप ये समझ लो कि नीचे नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेके 100 तक। तो 25 यहाँ पे आया, 25 के नीचे क्या आएगा? 25। क्लियर? नेक्स्ट इज द मीडियन इज इक्विवेलेंट टू विच क्वार्टाइल। ये भी मैंने कुछ पहले बता दिया हुआ है। कौन सा है? क्वार्टाइल 1 है, क्वार्टाइल 2 है, क्वार्टाइल 3 है, क्वार्टाइल 4 है। तो मीडियन क्या होता है जी? क्वार्टाइल 2, क्योंकि ये दो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको दो भागों में बांट देता है। मीडियन का भी यही काम होता है और क्वार्टाइल 2 का भी यही काम होता है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स इज मोड मोस्ट सूटेबल फॉर। मोड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बेसिक होते हैं कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कौन से मेथड की क्या बुराइयां हैं, कौन से मेथड की क्या अच्छाइयाँ हैं। तो ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। वहाँ पे कन्फ्यूज़न भी बहुत होती है बच्चों को। तो इसमें क्या है हमारा? तो इस क्वेश्चन में हमारे को बताना है कि मोड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डाटा में, क्वालिटेटिव या फिर कैटेगोरिकल डाटा में, नेगेटिव वैल्यूज़ में या फिर रेशो स्केल डाटा में? तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्वालिटेटिव या फिर कैटेगोरिकल डाटा में। वहाँ पे हम जो है मोड का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीन और मीडियन जो है हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे मोड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डिसाइल्स डिवाइडेड डाटा इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट। जैसे परसेंटाइल होता है, क्वार्टाइल होता है, वैसे ही डिसाइल होता है। डिसाइल क्या करता है? मान लो ये सीरीज़ है, सीरीज़ को मैंने बीच में से काट दिया। यहाँ पे आ गया मेरा मीडियन, यहाँ पे आ गया मेरा क्वार्टाइल 2, यहीं पे आ गया मेरा परसेंटाइल 50। डिसाइल क्या काम करता है? डिसाइल का काम होता है 10 भागों में बांटना सीरीज़ को। ठीक है, डिसाइल 10, डिसाइल 20, डिसाइल 30, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बीच में? डिसाइल 50, सॉरी, डिसाइल 50। ठीक है, ऐसे डिसाइल 100 तक जाता है।
तो डिसाइल डिवाइड करता है डाटा को कितने इक्वल पार्ट में, 4 में, 5 में, 10 में या फिर 100 में। इसका सही आंसर आ जाएगा 10 में। क्लियर। परसेंटाइल डिवाइडेड डाटा इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट, 10 में, 50 में, 100 में या फिर 1000 में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 100 में। 0 से लेके 100 तक डिवाइड करता है सीरीज को वो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सही है। इट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकती है। इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, हमेशा ही पॉजिटिव होती है। ठीक है। इग्नोर एक्सट्रीम वैल्यू, कैन नॉट बी 0। अब आप देखो इन दोनों में ही दिक्कत है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ये कह रहा है कि नेगेटिव हो सकती है, ये कहता है कि नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इन दोनों में से कोई आंसर होएगा। देखते हैं कौन सा आंसर है। ऑप्शन बी, इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होती है हमेशा। ठीक है। क्यों नहीं होगी नेगेटिव, क्योंकि अंडर रूट में आपको बताया था मैंने, कुछ भी 0 या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर। अगर नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता तो इससे बाहर जो भी चीज़ आ रही है तो हमेशा ही क्या होगी, वो पॉजिटिव ही आएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 36 इज इफ ऑल वैल्यूज इन डेटा सेट आर आइडेंटिकल, सभी वैल्यू आइडेंटिकल है मतलब सारी एक ही हैं, 2 2 2 2 ऐसे करके कोई सीरीज है। द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, क्या होगी स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्सिमम, अनडिफाइंड, 0 या फिर मीन के बराबर। इसका सही आंसर आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है। कुछ वेरी नहीं कर रहा, कोई चीज़ अलग अलग नहीं हो रही, तो इसीलिए एक ही जगह पे सारी चीज़ें हैं, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगी हमारी 0। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिस्पर्जन इन स्टैटिस्टिक्स। डिस्पर्जन क्या होती है, द सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच डाटा क्लस्टर, द एक्सटेंट टू विच डाटा वैल्यूज आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डेटा सेट, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो किसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है, द एक्सटेंट टू विच डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज। जैसे कि ये मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाई मैंने, बीच में हमारे पास क्या है, मीन है या फिर एवरेज है। ठीक है। एवरेज से कितनी दूर तक डेटा जो है वो स्प्रेड हो रखा है, कहाँ कहाँ तक डेटा गया हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसी के लिए यूज़ किया जाता है, रेंज इसी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। डिस्पर्जन मेजर करने के लिए। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। देन 38th इज द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज। अर्थमेटिक मीन से जो भी हम डेविएशन लेते हैं वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, 0 होती है, फिर इक्वल टू द मीन। तो ये अर्थमेटिक मीन की बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है। इसका आंसर है 0। ठीक है। सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। क्लियर है। तो ये आपको याद करनी है। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, समेशन x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन इन एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। रेंज को हम यूज़ करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन को, मीन डेविएशन को या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन सा मेजर है जिसको हम एडवांस हम जो एनालिसिस करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन को हम, जैसे हम इकोनोमेट्रिक्स वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे हम किस मेथड को यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, स्टैंडर्ड डेविएशन को। देन लास्ट क्वेश्चन इज फॉर ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा। यहाँ पे ग्रुप डाटा की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस डाटा है। द मोड फॉर्मूला रिक्वायर्स विच 3 क्लास फ्रीक्वेंसीज। कौन सा क्लास फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है मोड को कैलकुलेट करने के लिए। ओनली द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग क्लास, सक्सीडिंग क्लास, ओनली द फर्स्ट एंड लास्ट क्लास, मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा ओनली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी भी चाहिए और सक्सीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ओके देन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। बाकी आपको कौन से चैप्टर में, कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, आप कमेंट डाउन कर सकते हो नीचे,
तो इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।